हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी तक हम जो कल के टॉपिक में पढ़े थे, जो थॉर्नडाइक का स्किनर का जो जीवन परिचय था, उसके बारे में हम लोग जाने थे कि स्किनर क्या थे, कैसे कहाँ पढ़ाई किए थे, कि उनके सिद्धांत का क्या नाम था, क्या उसके उस सिद्धांत का उपनाम था, किस तरह से उन्होंने किस तरह से विश्वीय मनोवैज्ञानिक जो कहा जाता है, 20वीं सदी का मनोवैज्ञानिक कैसे कहा जाता है, और उनके सिद्धांत का नाम क्रिया प्रसूत है, किस सिद्धांत से प्रभावित होकर पढ़ा था। तो आज हम लोग उसी की कड़ी में, स्किनर की कड़ी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस क्रिया प्रसूत का जो उन्होंने सिद्धांत दिया था उसके बारे में जानते हैं कि ये क्रिया प्रसूत होता क्या है। तो अभी तक इस चैनल को जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, उस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, अन्य ग्रुपों में उसको फॉरवर्ड कर दें जो वीडियो चल रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएँ और नोट्स बनाते चलें, क्योंकि ये आपकी लाइफ के महत्वपूर्ण पल हैं जो आप हमारे साथ बिता रहे हैं। और आपका सिर्फ एक लाइक, एक कमेंट हमको ऊर्जावान बनाता है, और इसी तरह हमको ऊर्जावान बनाते रहिए और हम आपके साथ ऐसे जुड़े रहें और नए नए ऊर्जा के साथ आपसे मिलते रहें। तो अब हम बात करते हैं जो बुरहान फ्रेडरिक स्किनर हैं, जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं VF स्किनर, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, जिनका एक सिद्धांत है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। बहुत ही फेमस सिद्धांत है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इस सिद्धांत के बारे में जानते हैं कि सिद्धांत होता क्या है। इस सिद्धांत के अंतर्गत पहले अनुक्रिया होती है, उसके बाद उद्दीपक प्राप्त होता है। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्किनर ने कैसे बताया कि पहले अनुक्रिया होती है और बाद में उद्दीपक। यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो इससे अनुक्रिया पहले उद्दीपक बाद में। इससे आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो इसमें ये कार्य होता है। अब इन्होंने अपना फेमस प्रयोग किस पे किया था? स्किनर ने अपना प्रयोग किस पे किया गया? जल्दी से बोलो, ये तो बड़े आसान है। कमेंट करो, जल्दी बताओ, बोलो बोलो, बोल रहे हो? ठीक, हाँ। तो इन्होंने अपना फेमस प्रयोग किया था चूहा और कबूतर। चूहा व कबूतर, चूहा व कबूतर पे किया था। अब ये चूहा था, इनका किस तरह का चूहा था भाई? चूहा और कबूतर में दोनों चीज़ में सिमिलरिटी थी। ठीक, क्या सिमिलरिटी थी? दोनों का प्रयोग एक ही तरह से किया गया था। ये नहीं कि चूहे का प्रयोग अलग तरीके से इन्होंने किया था और ये कबूतर का प्रयोग अलग तरीके से किया था। जो चूहा था, वाइट कलर का चूहा था, अमेरिका के रहने वाले थे ना। अमेरिका वाले चूहे जो होते हैं वाइट कलर के पाए जाते हैं, जो घरेलू परिवेश में रहते हैं। इन्होंने चूहे को ही क्यों चुना? क्योंकि चूहा जो घरेलू परिवेश में रहने के कारण आम जनमानस में वो रहता है और उस तरह का एटमॉस्फेयर के साथ रहता है, इसलिए वो अनुकूलन पाया जाता है चूहे में। जैसे मनुष्य में अनुकूलन पाया जाता है, उनका मानना था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन उनका मानना था कि जैसे चूहे में अनुकूलन पाया जाता है, उसी तरह मनुष्यों में अनुकूलन पाया, क्योंकि चूहा भी घर के अंदर रहता है, मनुष्य भी घर के अंदर रहता है। इसीलिए उन्होंने चूहे और कबूतर को अपने प्रयोग के अंदर चुना। प्रयोग किस तरह से उन्होंने किया कि एक बॉक्स बनाया। बॉक्स जानते हैं? ठीक, बॉक्स जानते हैं। इनके बॉक्स का नाम था, जो बॉक्स था BOX, उन स्किनर महोदय ने उसका नाम दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन बॉक्स। क्रिया प्रसूत अनुबंधन बॉक्स, इसको पेटी भी कहते हैं। जब स्किनर ने इसका नाम दिया था, ध्यान रखिएगा, स्किनर ने ये नाम दिया था। जो स्किनर ने अपने बॉक्स बनाया था उसका क्या नाम दिया था? उसका नाम दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का बॉक्स। यहाँ तक क्लियर? अगर कभी पूछे कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन बॉक्स किसने बनाया था, तो आपका उत्तर होगा स्किनर ने। लेकिन इसी बॉक्स को जब स्किनर मर गए तो उनके सम्मान में इनके शिष्यों ने उसका नाम चेंज कर दिया। क्या नाम रखा? उन्होंने कहा कि स्किनर बॉक्स। नाम जानते हो आप लोग? शिष्यों के द्वारा सम्मान में नाम
सम्मान में नाम स्किनर बॉक्स, स्किनर पेटी या बॉक्स, ये नाम दिया गया। किसके द्वारा, ये पूछा जाए कि स्किनर पेटी चाहे स्किनर बॉक्स किसके द्वारा दिया गया है, तो आपका उत्तर होगा शिष्यों के द्वारा उनके सम्मान में दिया गया था। लेकिन पूछे कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का बॉक्स किसने बनाया था, तो आपका उत्तर होगा स्किनर महोदय ने। ठीक, अब इनके बॉक्स की मैं बात करता हूँ। इनका बॉक्स ऐसे था, ठीक, और यहाँ जाली ऐसे बनी थी, जालीनुमा समझ लीजिए, परत है, परत, वो जालीनुमा। आप जैसे खिड़कियों पर जाली लगाते हैं वैसे नहीं, थोड़ा सा उसमें एक एक इंच के गैप था, एक इंच का गैप था उस जाली के अंदर। और चूहा था वो बड़ा चूहा था, ऐसा नहीं कि एकदम छोटा वाला चूहा पकड़ के लाए थे, ना, एक नॉर्मल चूहा जैसे बड़ा होता है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, उस बॉक्स के अंदर फिट आए। और जो बॉक्स के नीचे का सतह था, पेदी कहते हैं, पेदी, वो क्या था, जालीनुमा। और यहाँ पे इन्होंने एक लाइट लगाई थी, लाइट, ठीक, यहीं पे एक घंटी लगाई थी, और यहीं से भोजन आने का रास्ता, भोजन जाने का रास्ता, इसी को स्किनर पेटी कहा जाता है। ठीक, इसी तरह से था उनका चूहा। हमको चूहा अब उतने अच्छे से नहीं बना पाएंगे, फिर भी जैसे बना के आ रहा है वैसे आपको चूहा शायद बना के मैं दिखा दूं। उनका बेचारा ये चूहा है, शायद आपको समझ में आए, लेकिन हाँ इसी तरह का उनका चूहा था। देखिए वाइट कलर भी है इसमें, किसी ने कमेंट किया पैर छूट रहा है भाई, तो पैर भी है इसके। तो इसी तरह का उनका बक्सा नुमा जो स्किनर बॉक्स था वो इसी तरह का था। देखिए पावलो की तरह इसमें लाइट है, पावलो की तरह घंटी है, और पावलो की तरह अनुबंधन बॉक्स ये कहते थे, क्योंकि ये पावलो का जो सिद्धांत है इससे वो प्रभावित थे। और पावलो के कुछ सिद्धांतों को ये विरोध के साथ बतियाते हैं, विरोध के रूप में बतियाते हैं कि ये सिद्धांत इनका यहाँ पे ठीक नहीं है। थार्नडाइक के सिद्धांत को ये कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन पावलो के सिद्धांत से इनका कुछ बातों को लेके, कुछ नियमों को लेके मतभेद था। उसी को लेके ये बताते हैं कि इस लेके घंटी यहाँ रहती है, लाइट यहाँ रहती है, भोजन का रास्ता यहाँ आता है, और एक यहाँ पे लीवर बना होता है, खटका, जिसको खटका कहते हैं, खटका या लीवर, इसी पर चूहे का पैर पड़ता है। अब इस सिद्धांत के बारे में बताते हैं कि क्या किस तरह से सिद्धांत प्रयोग में लाया गया। एक भूखे चूहे को रखे, उसको पहले ही भोजन दे दिए, ध्यान से सुनिएगा, एक भूखे चूहे को रखे, उसको बिना घंटी उंटी बजाए पहले भोजन दे दिए। चूहा उस बॉक्स के अंदर भोजन करके शांत हो गया, ठीक, चुपचाप, कोई हरकत नहीं, चुपचाप। आप इधर जो नॉर्मली टहलना होता है बस टहल रहा था। लेकिन एक समय आया, 1 घंटे बीतने के बाद, 1.5 घंटे बीतने के बाद, 2 घंटे के बाद चूहा और भूखा और भूखा और भूखा और तेजी के साथ भूखा होता चला जा रहा था। अब वो क्या कर रहा था, भूखे होने के नाते उस बॉक्स में, इस बॉक्स जो दिखाई दे रहा है इसमें उछल कूद लगा मचाने, उछल कूद लगा है मचाने, उछल कूद मचाते एक समय ऐसा आया कि इसका खटका जो बना हुआ है इस पर इसका पैर पड़ जाता है। पैर पड़ता है, जैसे ही पैर इसका पड़ता है, पहले घंटी बजती है, उसके बाद लाइट आता है, लाइट बिजली का बल्ब जलता है, और उसके तुरंत बाद भोजन गिरता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, जैसे ही इसको भूख के कारण अनुक्रिया करता है। थार्नडाइक के नियम में भोजन बिल्ली को सामने दिखाई दे रहा था ना, ध्यान दीजिएगा, थार्नडाइक के नियम में बिल्ली को भोजन सामने दिखाई दे रहा था, और इस स्किनर के नियम में भोजन इसका कहीं भी सामने नहीं दिखाई दे रहा है। ये भूख के कारण उछल कूद मचा रहा है, आया समझ में, इसके सामने भोजन दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ भूख के कारण ये उछल कूद मचा रहा है। और एक समय उछल कूद मचाते मचाते एक समय अचानक इसका झटके के साथ ये लीवर पे खटके पे पैर पड़ता है, लाइट जलती, घंटी बजती है, लाइट जलता है, उसके बाद भोजन वापस आता है और ये भोजन करके शांत हो जाता है। फिर इसी तरह की हरकतें करता है।
ये नहीं कि थांडाई की बिल्ली तो बाहर आके निकल के भोजन कर लेती थी, उसके बाद थांडाई को उसको अंदर डालते थे। इसमें ये काम नहीं होता है, ये चूहा बॉक्स के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं लाया जाता है। फिर जैसे इसको रोटी का टुकड़ा ऊपर से गिर जाता है, मिल जाता है, पा जाता है, खा के शांत हो जाता है। फिर कुछ समय के बाद भूख लगती है, फिर वही क्रिया करता है, फिर लगता है दौड़ने, इसके सामने भोजन तो दिखाई ना, फिर उछल कूद मचाता है। एक समय ऐसा आता है कि ये अनुक्रियाएँ इतनी बार होती हैं कि भोजन उसको अनुक्रिया करने के बाद आराम से प्राप्त कर लेता है। एक ही बार में, 2 ही बार में, 10 बार में, बहुत जैसे पहले 1000 बार 10,000 बार उछल कूद मचाया तब जाके खटके पे पैर पड़ा, लेकिन इस बार 10 बार, 5 बार, 3 बार में ही इस तरह का भोजन प्राप्त कर ले रहा था। तो वो थांडाइक ये कहते हैं कि जो इनका अनुक्रिया पहले हो रही थी, अनुक्रिया के बाद इनको भोजन मिल रहा था। ठीक, उछल कूद मचाया, भोजन इनको मिला, रिस्पॉन्स इनका हो गया। अब ये कहते हैं किस कारण से इनको भोजन मिला, क्योंकि जैसे ही खटका दबा भोजन आया तो इसको पुनर्बलन मिल गया। चूहे को किस रूप में मिला? पुनर्बलन के रूप में। भोजन किस रूप में? पुनर्बलन के रूप में मिला। जब जब उसको भूख लगती थी उसको पुनर्बलन कार्य करता था और खटके पे पैर दबाता था कि इस बार मैं फिर खटका दबाऊंगा, पुनर्बलित हो गया था। जब खटका दबाऊंगा भोजन आ जाएगा। वो इस सिद्धांत को लेके चूहा देख के पुनर्बलित हो गया था कि जब मैं खटका दबा दूंगा भोजन यहाँ से वापस आ जाएगा। ये पुनर्बलित का कार्य हो गया। अब इसी को लेके स्किनर महोदय कहते हैं कि एक सिद्धांत दिया गया, आप लोग जानते होंगे कि इनके सिद्धांत को पुनर्बलन को इन्होंने कई रूपों में विभाजित किया। अब मैं बता दे रहा हूँ कि पुनर्बलन को मैं कई रूपों में विभाजित कर रहा हूँ। ये सारणी आप चार्ट के माध्यम से मैं बता दे रहा हूँ और चार्ट आप नोट कर लीजिएगा। पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पुनर्बलन। इसके ऊपर क्रिया प्रसूत का सिद्धांत होगा, क्रिया प्रसूत के द्वारा पुनर्बलन हो गया। पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक पिछले टर्म पे मैंने बताया था सकारात्मक, और दूसरा, ये पहला हो गया, दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक क्या भी? जब आप पुरस्कार देंगे, जब बालक कोई अच्छा कार्य करेगा तो आप उसके लिए क्या करेंगे? पुरस्कार देंगे। जब भी कोई कार्य अच्छा करेगा, चाहे नहीं कर पा रहा है, तो उसको आप पुनर्बलित करेंगे। आप सकारात्मक, जैसे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया, आप बहुत वेरी गुड, जो चाहें आप उसको पुनर्बलित कर सकते हैं। बढ़िया से बढ़िया पुनर्बलन देके, टॉफी के माध्यम से, किसी खिलौने के माध्यम से, किसी कहीं घुमाने ले जाने के माध्यम से। ये किसके अंतर्गत आएगा? सकारात्मक पुनर्बलन के। और बालक अच्छे से अच्छा कार्य कर रहा है और आप कह रहे हैं अच्छा, उसने कहा, आपने पूछा ए फॉर एप्पल, उसने कहा आपने कहा, फिर उसके बाद एप्पल की स्पेलिंग बताइए, एप्पल की स्पेलिंग भी उसने बता दिया, APPLE, स्पेलिंग करेक्ट बताया। आप कहते हैं चुप रहो, बैठो, तो उसको डांट दे रहे हैं। मतलब इस तरह का आप किस रूप में प्रयोग कर रहे हैं? नकारात्मक पुनर्बलन के रूप में। तो यहाँ डांटना, कोई भी अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रहा है, आप उसको निगेटिव पुनर्बलन दे रहे हैं, आप नकारात्मक पुनर्बलन दे रहे हैं। आप उसको कह रहे हैं चुप रहो, बैठो, तुमको कुछ नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चे तो इसी तरह से रह जाते हैं कि उनको सकारात्मक पुनर्बलन नहीं मिल पाता है और वो अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, उनको सकारात्मक पुनर्बलन नहीं मिल पाता, वो कुछ आगे बढ़ नहीं पाते हैं। और कुछ बालक होते हैं जो कमज़ोर होते हुए भी उनको सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है और वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, अब इसके कड़ी में आगे आते हैं कि पुनर्बलन को 2 भागों में बांटा गया है। जल्दी बताइए कौन कौन से? सतत और दूसरा असतत। सतत और असतत, सतत कंटिन्यूअस और असतत, ये तो पता ही होगा। इसको भी 2 भागों में, जल्दी इसका नाम बताइए, जल्दी नाम बताइए। अंतराल और अनुपात, इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक, इसको स्थिर, इसको परिवर्त भी कहते हैं। ठीक, मैं परिवर्तन लिख दे रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको भी स्थिर, इसको भी परिवर्तन। अब बात करते हैं, इसमें समय को महत्व दिया जाता है, टाइम। ठीक, और इसमें मात्रा को महत्व दिया जाता है। कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ये पुनर्बलन का इसी तरह से ग्राफ बना लीजिएगा
कि पुनर्बलन दो प्रकार के होता है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। फिर पुनर्बलन को अन्य रूपों में किस तरह से विभाजित कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं सतत और असतत। सतत क्या होता है, लगातार हम पुनर्बलन देते हैं। इससे क्या होता है, बालक बिगड़ जाता है, अच्छा काम नहीं करता है तो भी हम उसको पुनर्बलन देते हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मार झगड़ा करके आता है तो भी पुनर्बलन देते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लड़की छेड़ के आता है तो भी कहते हैं बहुत अच्छा। तो इस तरह का पुनर्बलन क्या होगा, आपके लिए हमेशा नकारात्मक होगा। आप उन्हीं चीज़ों के लिए पुनर्बलन दें जो उसके लिए अच्छा कार्य करे। जैसे वो पढ़ने में कमज़ोर है, वो बार बार सीखने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसका पुनर्बलन दीजिए कि बहुत अच्छे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो वो क्या होगा, प्रभावशाली होगा। लेकिन अगर लगातार आप पुनर्बलन देते रहेंगे अच्छे बुरे कार्यों के लिए, तो वो प्रभावशाली नहीं होगा। इसीलिए कहा जाता है कि सतत और असतत में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली पुनर्बलन कौन सा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए असतत। प्रभावशाली पुनर्बलन है ये, और इसको अप्रभावशाली, अप्रभावशाली इसलिए कहा जाता है कि अच्छे बुरे कार्यों पर भी पुनर्बलन होता है, अच्छे बुरे कार्यों पर लगातार। ये नहीं कि सिर्फ अच्छा कार्य कर रहा तो उसके लिए नहीं, बुरे कार्यों पर भी ये काम करता है, इसीलिए ये अप्रभावशाली होता है। और असतत प्रभावशाली। असतत में क्या देखा जाता है कि अंतराल और अनुपात, आप पुनर्बलन किस रूप में दे रहे हैं, कितने अंतराल के बाद। जैसे आप बच्चे से कोई प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे से कहते हैं भारत की राजधानी कहाँ है, बच्चा क्या उत्तर देता है, नई दिल्ली। तो आप उसको तुरंत एक समय के तुरंत बाद उसको कहते हैं बहुत बढ़िया बेटा बहुत अच्छे, ठीक। आप उससे कुछ कठिन गणित के सूत्र पूछते हैं उसी बालक से, वो थोड़ा सा उत्तर बढ़िया से देता है। तो आप देखते हैं कि जटिल प्रश्न था कि आसान प्रश्न था। अगर जटिल प्रश्न था उस पर बच्चे ने उत्तर दिया है तो उसकी मात्रा पुनर्बलन की क्या होगी, अधिक से अधिक, बहुत बढ़िया बेटा बहुत अच्छे बहुत अच्छा आपने बताया। ये मत कह दीजिएगा कि इस क्लास में इकलौते तुम ही हो कि जो बता सकते हो, ये नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत चला जाएगा। आप सिर्फ उसकी बातें करें कि बच्चा बहुत बढ़िया बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छे से आप बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, मात्रा। वो बता रहा है कि पुनर्बलन की मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत जो कठिन प्रश्न है उसके उत्तर मिल रहा है, तब इसकी मात्रा बता रही है। अगर कम प्रश्न है, कम सरल प्रश्न है, तब उसके उत्तर यहाँ भी पुनर्बलन है, ये भी, लेकिन समय और मात्रा का विशेष ध्यान दिया जाता है। इसीलिए असतत पुनर्बलन प्रभावशाली होता है। अब असत अंतराल को भी दो रूपों में बांटते हैं उसी रूप में, अनुपात को भी। स्थिर मतलब कोई भी कार्य कहता है कि एक चीज पुनर्बलन के द्वारा कि आप ये अच्छा कर सकते हो अच्छा कर सकते हो, वो अच्छा करता चला जा रहा है, स्थिर भाव में दिमाग में बैठ गया उसके कि यार हम तो जो भी काम कर रहे हैं अब अच्छा हो रहा है। एक तरह से कुछ पल के लिए उसके अंदर घमंड आ गया, ठीक। तो वो घमंड अस्थायी रूप से उसके अंदर रह जाएगा। लेकिन नहीं, आप उसको इस तरह समय के अनुसार दीजिए कि जैसे प्रश्न कोई करता रहे, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता रहे, ठीक है बेटा बहुत बढ़िया बहुत अच्छे आप उत्तर दे रहे हो, बहुत बढ़िया। तो ये स्थिर रूप में उसके अंदर समाहित होगा। जैसे आप कोई प्रश्न किया, उसने आपने प्रश्न किया, उसने उत्तर दिया, आप उसको कोई पुरस्कार दे रहे हैं, तो वो स्थिर रूप से है, वो पुरस्कार का आदी हो जाएगा। और परिवर्त ये क्या कहता है कि एक समय के बाद आप प्रश्न को श्रेणियों को बदलें और पुरस्कार की श्रेणियों को बदलें। यानी आप अभी तक इसको टॉफी दे रहे थे यहाँ स्थिर रूप में, तो मान लिया था कि अब जब भी कोई मैं प्रश्न पूछूंगा तो उत्तर दूंगा तो मुझे बस टॉफी मिलेगा। यहाँ पे उस पुरस्कार की मात्रा चेंज कर दीजिए, कभी खिलौने दीजिए, कभी टॉफी दीजिए, कभी घुमाने ले जाइए, तो ये परिवर्त के रूप में होगा। ठीक वही बात यहाँ पे भी लागू होती है कि स्थिर रूप में कोई पुरस्कार बस मत एक अस्थाई बना लिए कि माइंड मेकअप वो करके चले कि हम कुछ भी अच्छे से अच्छा बता देंगे, हमको एक टॉफी या चॉकलेट देके भुलवा देते हैं, ठीक। ऐसा ना हो, वो हमेशा परिवर्तन होता रहे, उसके पुनर्बलन में हमेशा परिवर्तन होता रहे। कहीं अच्छी जगहों पे ले जाके, कहीं अच्छी अच्छी बातों पे उसको कहानियाँ दिखा के, मूवी दिखा के, कार्टून दिखा के उसको इस तरह से परिवर्तन पुनर्बलन दिया जाए। स्थिर नहीं कि बस हम अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे और बुरे से बुरा कार्य करेंगे तो बस हमको इसी तरह का नहीं, उसके परिवर्तन होना रहना चाहिए। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि अभी तक सारणी के माध्यम से आपने क्रिया प्रसूत के सिद्धांत को जान लिया होगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। बस ये चीज़ें बस थोड़ी सी दिमाग में बैठाइएगा और हम आपके लिए ऊर्जा के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। तो अभी भी जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया है, एक बार और रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो लोग सब्सक्राइब कर लिए वो ना दोबारा सब्सक्राइब करेंगे,
अन्य लोगों से सब्सक्राइब करवाएंगे। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।